जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर एक साथ 4 ड्रोन दिखे हैं। ये ड्रोन आर्मी कैंप और आसपास के इलाके में उड़ान भर रहे थे। ड्रोन जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते दिखे। इनमें से एक ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। रेंज से बाहर होने की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस इन पर फायरिंग नहीं कर पाई। सांबा सेक्टर के बारी ब्राह्मणा इलाके में ये ड्रोन दिखे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बारे में सेना को सूचित किया है। हाल के महीनों में जम्मू कश्मीर में कई बार ड्रोन दिखने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके मद्देनजर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क है। खास तौर पर सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में भी सिंधु ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अब इस ओलंपिक में वो सिल्वर तो नहीं जीत पाई, लेकिन कांस्य जीतकर भी इतिहास रच गई। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद पीएम मोदी ने पीवी सिंधु से बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। इसके साथ पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उन पर भारत को गर्व है। सिंधु की जीत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भी इतिहास रच दिया है। 1972 के बाद भारतीय टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराया। टीम इंडिया के लिए दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने गोल दागे। सेमीफाइनल में अब टीम इंडिया का सामना 3 अगस्त को बेल्जियम से होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। ओलंपिक में आज भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय महिला टीम का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में रहा था। तब टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन आखिर में उसे चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में भारत की कमलप्रीत कौर आज फाइनल मुकाबले के लिए उतरेंगी। कमलजीत ने तीसरे प्रयास में 64 मीटर का थ्रो कर फाइनल में जगह बनाई थी। कमलजीत ने अगर यही प्रदर्शन दोहरा दिया तो वो एथलेटिक्स में मेडल लाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी। यूपी के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। इसके साथ अमित शाह ने यूपी में विकास योजनाओं को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया। इसके साथ ही अमित शाह ने यूपी चुनाव के लिए 300 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया। गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने। यूपी के मिर्जापुर की सभा में अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पहले कई काम वोट बैंक की राजनीति के चलते नहीं हुए। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती है। शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी ने ही यूपी को माफिया मुक्त बनाने का काम किया है। इसके साथ ही भू माफियाओं से भी मुक्ति दिलाई है। का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी जवान को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है। रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है।
जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को भी पीएम बनने योग्य बताया है। पार्टी की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज की तारीख में पीएम मोदी के अलावा और भी कई पीएम मटीरियल हैं और नीतीश कुमार उन्हीं में से एक हैं। इसके साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में इसे लेकर माहौल बनाने की जरूरत है, जिसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। अचानक राजनीति छोड़ने का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्रियो को पार्टी ने दोबारा अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। दिल्ली में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जेपी नड्डा ने बाबुल सुप्रियो को अपने फैसले पर सोचने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि मंगलवार तक बाबुल सुप्रियो राजनीति को लेकर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। सांसद पद से इस्तीफे के बाद बाबुल सुप्रियो ने नया फेसबुक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम से जवाब दूंगा। सीमा विवाद के बाद अभी भी मिजोरम और असम की सीमाओं पर तनाव है, लेकिन अब दोनों राज्यों के रुख में कुछ नरमी दिखी है। असम से आने वाले सामान पर रोक लगा दी गई है। इसका असर यह है कि मिजोरम में लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पहले असम ने वीडियो जारी कर मिजोरम पुलिस को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और अब मिजोरम ने नए वीडियो के सहारे खुद को सही बताने की कोशिश की है। वीडियो में असम पुलिस के जवान लाइट मशीन गन के साथ तैनात दिख रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मिजोरम सरकार उस एफआईआर को भी सही साबित करने की कोशिश कर रही है। 5 पुलिस वालों की मौत के बाद असम की ओर से लोगों ने कई जगहों पर सीमा पर ब्लॉकेड कर दिया है, जिससे मिजोरम के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पेट्रोल डीजल के लिए भी लोगों को प्रशासन की इजाज़त लेनी पड़ रही है। सीमा पर इस अघोषित बंदी से मिजोरम के लोग परेशान हैं, क्योंकि त्रिपुरा के रास्ते मिजोरम सामान लाने में लंबा वक्त लगता है। प्रशासन का भी कहना है कि अगर ये तनाव कुछ और दिन जारी रहा तो खाने पीने के सामान का भी संकट खड़ा हो जाएगा। उत्तराखंड में आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं। 16 अगस्त से यहां 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का खतरा कम होने पर आज से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स का कहना है कि सरकार को कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए था। हालांकि सरकार ने 50% छात्र क्षमता के साथ ही स्कूल खोलने की इजाज़त दी है। ये भी शर्त रखी गई है कि जिले का पॉजिटिविटी रेट बीते 7 दिन से 1% से नीचे होना चाहिए। पंजाब में स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि कोविड की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र शिक्षा विभाग आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल दोबारा खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्कूल का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले माता पिता को अपनी लिखित सहमति देनी होगी। हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में लोग कोरोना का डर भूल चुके हैं। जमकर नियमों को तोड़ा जा रहा है। हर तरफ पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के हुजूम दिख रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। राजस्थान के अलवर में होटल कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। यहां घूमने आए पर्यटकों ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। यहीं पर सरकारी आरटीडीसी होटल कर्मचारियों से इन लोगों ने मारपीट भी की। अब ये वीडियो वायरल है। 8-7 लड़के थे, उसमें ड्रिंक कर रखी थी। नीचे गार्ड ने जहाँ हमारे वहाँ टिकट कटता है गेट पे, वहाँ रोका भाई टिकट ले लो, तो वहाँ वो कुछ करो जो कर लो, कोई टिकट नहीं लेंगे, जिससे करना है जो कर लो, ऐसे धमकी दे के वहाँ 1-2 उसके गार्ड के धक्का दे के आ गए। उन्होंने हमको कॉल किया नीचे वालों ने कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी गई है, तो मैंने यहाँ से कर्मचारी भेजा, जाते उसके थप्पड़ मारे कर्मचारी के, दूसरा भेजा तो उसको भी ठोका। उसके बाद जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो मैं नीचे जाके देखता हूँ तो वहाँ तो दियाली हो रही है दबा करके। पंजाब के मुक्तसर में एक दलित को ट्रैक्टर से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे इस शख्स के साथ हैवानियत की जा रही है।
बताया जा रहा है कि वीडियो 15 दिन पुराना है। दबंगों ने पहले इसे पीटा और बाद में वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। पीड़ित अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। झारखंड के दुमका में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने लूट की फर्जी कहानी बनाई थी। जानकारी के मुताबिक ट्रक मालिक और ट्रक के ड्राइवर ने अपने ही ट्रक में चावल से भरी बोरियां ट्रक समेत गायब करा दिया और चावल को मिल मालिक को बेचकर लूट की कहानी गढ़ी। मगर पुलिस ने जांच में चावल भी पकड़ लिया और फर्जी कहानी का पर्दाफाश करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में बीएसएफ के एक कमांडेंट और उनके ड्राइवर की मौत हो गई। मामला दरभंगा रोड NH57 के पास का है। यहीं पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कमांडेंट की गाड़ी में सामने से टक्कर मारी। दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। फरीदाबाद में बच्चे की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दूध गिर जाने के बाद बच्चे की मां ने उसे जमकर पीटा और बाहर खड़ा कर दिया। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। देश के पहाड़ी इलाकों में बाढ़ कहर बरपा रही है। हिमाचल में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई हैं। चंबा के दूर दराज के भरमौर क्षेत्र में हालात खराब हैं। लैंडस्लाइड के बाद लोग अपनी जान को आफत में डालकर बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर से सड़क को पार करने पर मजबूर हैं। भरमौर के ही दुनाली में भारी बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा गहरी खाई में समा चुका है। इसके बाद भी बस चालक इस सड़क से बस को निकाल रहे हैं। प्रांगला नाला इलाके में भी पानी उफान पर दिख रहा है। नाले के आसपास सड़क का नामो निशान नहीं बचा, जिससे यहां आने जाने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन में भी पहाड़ दरक रहे हैं। चट्टानें टूटने से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर रोजाना लोगों का मौत से सामना हो रहा है। हाईवे पर कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं चट्टानें टूटने से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। कई घंटों तक ये हाईवे बंद करना पड़ रहा है। गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें हाईवे पर गाड़ी चलाने के दौरान अलर्ट रहने की सलाह दी है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। हाईवे अथॉरिटी ने खतरनाक जगहों पर रेड फ्लैग लेकर अपने कर्मचारी खड़े कर दिए हैं। कंडा घाट के पास डेढ़ घराट में एक हफ्ते के दौरान हाईवे पर 3 बार बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिरी हैं। अभी भी यहां खतरा बरकरार है। इसी हाईवे पर सोलन के पास बरूरी में 6 दिनों के दौरान 4 बार पहाड़ दरक कर गिरा है। यहां भी लोग बाल बाल बचे हैं। एमपी के पन्ना में जबरदस्त बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। यहां पिकनिक मनाने गया युवक नाले की तेज बहाव में बह गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने कई घंटे तक युवक की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हुगली में बाढ़ कहर बरपा रही है। 2 प्रमुख नदियों द्वारकेश्वर और रूपनारायण के उफान में कई बांध बिखर गए तो इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर नावें चल रही हैं। घर आधे डूबे हुए हैं। वेस्ट मिदनापुर में भी बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए। नदी का पानी सड़कों पर आ गया। कुछ इलाके डूबे हुए हैं। घरों में पानी है, रास्तों पर पानी है तो कच्चे मकान डूब गए हैं। बंगाल के ही बीरभूम के कंदरालू गांव में पूरी तरह से पानी का कब्जा है। यहां डैम तोड़कर नदी का पानी घुसाया है। पूरा गांव राहत का इंतजार कर रहा है। आसनसोल में गौरी नदी पुल के ऊपर आ चुकी है और रेलिंग के बीच से घुसता पानी झरने की शक्ल ले रहा है। पानी का जोर बहुत ज्यादा है। देखने से तो लग रहा है कि हिलोरों के झटकों से ये पुल कभी भी ढह सकता है, लेकिन लोग खतरे से बेपरवाह हैं। नदी के किनारे घनी बस्ती बसी है। बस्ती के दूसरी ओर लोग पैदल चलकर नदी पार कर लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ समंदर उछाल मार रहा है। पुरुलिया में भी झारखंड के जमशेदपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 32 पर कुमारी नदी की धारा हाईवे के ऊपर तक पहुंच गई है और सड़क पर पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। 2 दिन की बारिश के बाद हाईवे पर सैलाब बह रहा है और जिसने इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही पर रोक लगा दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ओमान तट के पास
एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया है। इस हमले में चालक दल के 2 सदस्य मारे गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिबजादेह ने गुरुवार रात को तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद ये टिप्पणी की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जोसिंडा आर्डन ने 1970 के दशक में पैसिफिक कम्युनिटी पर छापेमारी को लेकर औपचारिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने रविवार को ऑकलैंड के टाउन हॉल में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। बता दें कि साल 1974 और 1976 के बीच कठोर नीतियों की वजह से पैसिफिक कम्युनिटी के घरों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए थे।